गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पूरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। आज हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है उसकी पहले हम एनसीईआरटी करते हैं, और आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, आज हम डिफरेंस देखेंगे डायकॉट रूट का, मोनोकॉट रूट का, डायकॉट स्टेम का, मोनोकॉट स्टेम का, और उसके नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। समझ में आया? तो आज की क्लास बिल्कुल भी जो है अच्छे से कंसंट्रेट होके सुनना, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जहां तक हमारा हो गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सीधे टिश्यू पे आ जाते हैं। वो पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को तो ज्यादा देखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, उसमें जो दिया होता है वो आगे हमको पढ़ना होता है। तो टिश्यू क्या होते हैं आप मुझे बताओ? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। तो क्या होता है मुझे बताओ? ओरिजिन कॉमन होना चाहिए एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। समझ में आ गया? यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। क्लियर हो गया? A plant is made up of different kind of tissue। आपको मालूम है मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। सभी को क्लियर हो गया? मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। एनसीईआरटी आप ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 84। समझ में आ गया? इसको आप ओपन कर लीजिए। बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। क्लियर है? इसके बेसिस पे किया है। मेरिस्टेमेटिक में आप मुझे बताओ माइटोसिस प्रेजेंट होती है, परमानेंट में माइटोसिस प्रेजेंट नहीं होती। बिल्कुल सिंपल बेसिस है इसका क्लासिफिकेशन का। आगे आ जाओ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जिसमें माइटोसिस होती है उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। और वो स्पेशलाइज्ड रीजन, अब मान लो यहां से एसर्शन बना दिया, यहां से क्या बना दिया? एसर्शन बना दिया। तो इसका रीजन क्या जाएगा कि क्यों ये उस पे है? क्योंकि उन्हीं रीजंस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना यहां से एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, और एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। याद रखना, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे लेना। क्लियर है? एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड एज मेरिस्टेम। मेरिस्टॉस का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। Plant have different kind of meristem. The meristem which occurs at the tip, हम क्या बोल देते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। चाहे रूट के हो चाहे शूट के हो, and produces primary tissue are called as apical meristem। सभी को समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। समझ में आया? आगे आ जाओ। जैसे ये रूट का डायग्राम बना हुआ है, तो रूट के डायग्राम में आप देखना, ये जो बना हुआ है इस जगह पे ये रूट कैप है। समझ में आ गया? ये क्या है? रूट कैप है। देखो जरा मैं आपको रूट कैप बना के बताता हूं। ये क्या बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज द रूट कैप। ये क्या बना हुआ है? रूट कैप। एंड व्हाट इज रूट कैप? देखो रूट कैप बहुत सिंपल सी चीज होती है। ये हमने बना दिया रूट कैप, दिखाई दे रहा है? अब मुझे बताओ ये हमने क्या बना दिया? दिस इज रूट कैप। अरे सभी को समझ में आ रहा है? ये हमने क्या बना दिया? रूट कैप। एक्चुअली आपको याद करो, हमने सेल साइकिल में जी नॉट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कि सेल डिवीजन करते करते जीवन में रुक जाते हैं, जीवन को एग्जिट कर जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवीजन करते करते रुक जाते हैं, परमानेंटली रुक जाते हैं, जी नॉट में एंटर कर जाते हैं। यही क्या बनाते हैं? रूट कैप। क्या बनाते हैं आप मुझे बताइए जरा? रूट कैप बन जाएगा। अब आप देखो जरा, इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें कहां पर दिया हुआ? इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, ये दिया हुआ है। अब यहां पर आप देखना रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। रूट एपिकल मेरिस्टेम कहां पर दिए हुए हैं? ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम। सभी को पहचान में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब आ जाओ दूसरी तरफ, आप मुझे बताना। ये सब तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स, प्रोटो, ये सब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताना दूसरी तरफ शूट का डायग्राम दिया हुआ है। तो शूट में आप देखना है शूट एपिकल मेरिस्टेम दिए हुए हैं। आप बोलोगे सर ये क्या है? ये लीफ निकल रही है। और आप मुझे बताओ जो लीफ की सरफेस पहले दिखती है उसको हम क्या बोल देते हैं? डॉर्सल सरफेस। और उसको दूसरे को हम क्या बोल देते हैं? वेंट्रल सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड है शूट एपिकल मेरिस्टेम बन जाएगा। और ये लीफ प्राइमोडियम है। लीफ प्राइमोडियम का मतलब क्या होता है? जो आगे जाके लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। लीफ के पहले का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए जरा? लीफ प्राइमोडियम। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप। किसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं? टिप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, जो वर्ड में सर्कल कराऊं केवल वही सर्कल करना। समझ में आ गया? इससे क्या होगा? लास्ट में मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। टिप ऑफ रूट while the shoot apical meristem occupies the distant most region। distant most region का मतलब क्या हो जाएगा? अगेन सबसे ऊपर का टिप, यहां का सबसे नीचे वाला, वहां का सबसे ऊपर वाला। क्लियर हो गया?
distant most region of the stem axis during the formation of leaf और and elongation of stem। याद है कुछ छूट जाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सिलरी मेरिस्टेम। एक्सिला का मतलब होता है अंडर आर्म। देखो इस तरीके से लीफ निकल रही है, यहां पर आप देखना ये लीफ निकल रही है। अब जब ये लीफ यहां से निकल रही है ऐसे खुल जाएगी, ये देखो ऐसे निकल रही खुल जाएगी, तो यहां पर उसके अंडर आर्म रीजन पे कुछ मेरिस्टेम छूट जाएगा जिसको हम बोलेंगे एक्सिलरी मेरिस्टेम। क्योंकि एक्सिला का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ, अंडर आर्म। क्या मतलब होता है, अंडर आर्म बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया। Behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud. Such buds are present in the axile of leaf. Axile of leaf कहां पे present होता है, हर जगह axile। axile मतलब underarm of leaf and are capable of forming a branch or the flower। ये किस में कैपेबल होता है, ब्रांच और फ्लावर बनाने के लिए होता है। समझ में आ गया। अभी जब मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था तो याद करो वहां से भी फ्लावर निकलते हैं कि नहीं निकलते, निकलते हैं ना। और टेंड्रिल्स भी होते हैं, थोर्न भी होते हैं, तो बन जाएगा। तो एक्सिलरी बड जो होती है उससे क्या क्या निकल सकता है, फ्लावर निकल सकता है, लीफ निकल सकती है, टेंड्रिल निकल सकते हैं, थोर्न निकल सकते हैं, बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलो आगे आ जाओ। The meristem which occurs between the mature tissue is called as intercalary। इंटरकैलरी का मतलब क्या हो जाएगा, मैच्योर टिश्यू के बीच में यदि कोई प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी। जैसे दो नोड के बीच में आ गया, क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी। सभी को क्लियर है। अब देखो पूरा फालतू में अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सारी की सारी चीजों को अंडरलाइन करोगे तो लास्ट में आप एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, आपको पंचवर्षीय योजना थोड़ी चलानी है, इस साल हो गया, फिर अगले साल फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, ऐसा नहीं करना है। हमको अभी के अभी सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए वो सीधा सा फंडा है कि एनसीईआरटी में उतने ही वर्ड को सर्कल करो, अंडरलाइन करो जहां से वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। बाकी सब तो नोट्स में है। समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, दे अकर्स इन द ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग ऑफ हर्बिवोरस। क्लियर हो गया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसके लिए इन्वॉल्व होता है, रिजनरेशन के लिए। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम सा प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बिकॉज आ गया ना, याद रखना जब भी बिकॉज आ जाए वहां से एआर क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, एआर क्वेश्चन बनते हैं। एसर्शन रीजन, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। सभी को समझ में आ गया। तो ये यदि असर्शन होगा तो ये रीजन हो जाएगा। क्यों, बिकॉज दे अपीयर्स अर्ली, बिकॉज दे आर अपीयर्स अर्ली। और इसका कंट्रीब्यूशन किसमें होता है, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। सभी को समझ में आ गया। तो याद रखो, इसीलिए मैंने इसको छोटे छोटे पैराग्राफ में ऐसे डाल दिया है। तो यहां से क्या बनेगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा। बन गया, सभी को क्लियर है। इस चैप्टर को फिनिश होने दो बढ़िया से मजेदार जोरदार तरीके से। हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। The meristem that occurs in mature region of root, the meristem that occurs in mature region of root मतलब जो बाद में आया, क्लियर है। and shoot of many plant particularly those that produce woody axis and appear later। आ गया ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड केवल एक ही है समझने के लिए, लेटर। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन मैच्योर रीजन। मैच्योर रीजन मतलब परमानेंट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ये कैसे मेरिस्टेम होते हैं, सिलेंड्रिकल। तभी तो ये क्या करते हैं, गर्थ को बढ़ाते हैं। याद करो, साइड में प्रेजेंट है ना। कैसे, आप मुझे बताइए जरा। सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है। क्लियर है। fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are the example of lateral meristem। अब देखो lateral meristem के एग्जांपल है ये, लेकिन इस बात को याद रखना, fascicular जो होता है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, जिसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ये प्राइमरी का होता है। आप बोलोगे सर यहां तो ये दे दिया, अभी देखना एनसीईआरटी में एक जगह दिया हुआ है। क्लियर हो गया। जब हम डायकॉट स्टेम पढ़ेंगे तब उसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए घबराना नहीं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज ऑलवेज प्राइमरी। क्यों, क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया। बट इंटरफेसिकुलर बाद में आता है, इंटरफेसिकुलर बाद में आता है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। क्लियर हो गया। These are responsible for producing secondary tissue। क्लियर है। Following division of the cell in both primary and as well as secondary meristem, the newly formed cell become structurally and functionally specialized। बहुत अच्छे समझना। Both primary as well as secondary meristem, the newly formed cell become structurally and functionally specialized।
and lost the ability to divide. Such cells are termed as permanent और mature tissue. स्ट्रक्चरली क्या हो जाते हैं आप देखो जरा, कैसे हो जाएंगे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, कैसे आप मुझे बताओ। जैसे हमने क्या किया, पहले मेरिस्टेम था, अब वो मेरिस्टेम कन्वर्ट हो गया किसमें, पैरेन्काइमा में, तो वो क्या करेंगे, पैरेन्काइमा के फंक्शन। आप मुझे बताओ कन्वर्ट हो गया स्क्लेरेन्काइमा में, तो क्या करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा के फंक्शन। वो कन्वर्ट हो गया कॉलेन्काइमा में, तो कौन से फंक्शन करेंगे, कॉलेन्काइमा के फंक्शन। सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, during the formation of primary plant body, specific region of apical meristem produces dermal tissue. Apical meristem ही किसको प्रोड्यूस करता है, dermal tissue को प्रोड्यूस करता है। dermal मतलब एपिडर्मिस। क्लियर है। देखो हर जगह जो भी चीज बनेगी उसको कौन बनाएगा, मेरिस्टेम बनाएगा। क्लियर है। अभी आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, dermal tissue, फिर ग्राउंड टिश्यू, फिर वैस्कुलर टिश्यू। याद करो कल हमने बताया था, केवल डायग्राम बनाया था। तो इन सभी को बनाने का काम आप मुझे बताओ कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेम। आप बोलोगे क्यों एपिकल, देखो मेरिस्टेम टोटल कितने हो गए, 3। एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, इंट्राफेसिकुलर हो गया। तो इंट्राफेसिकुलर केवल वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा, समझ में आ गया। इंटरकैलरी केवल रीजनरेशन करेगा। तो बाकी सारी चीजें बनाने का काम किसका होगा, आप मुझे बताओ जरा, एपिकल का। किसका होगा, एपिकल का। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू कौन बनाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की। The cells of the permanent tissue do not generally divide further. Permanent tissue having all cells similar in structure and function are called as simple tissue. यदि उनके सारे के सारे सेल कैसे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन उनके सेम है, मैंने आपको बताया था ना, उनको परमानेंट सिंपल बोल देते हैं। लेकिन अलग अलग टाइप के सेल हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं या मिलके एक फंक्शन भी करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स। Permanent tissue having many different type of cells are called as complex tissue. Permanent टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अरे हमने बनाया था ना, एक ही टाइप के सेल का कलेक्शन बना दिया था, सिंपल, अलग अलग का बना दिया था, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आगे आ जाओ। अ सिंपल टिश्यू, अब आप जरा ध्यान देना, अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह, कॉलेन्काइमा कॉलेज की तरह, स्क्लेरेन्काइमा स्कूल की तरह। पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। मैंने आपको बोला ना, मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी बनाते हैं कौन, पैरेन्काइमा बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब पढ़ चुके हैं तो यहां अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। देखो जो चीज नोट्स में नहीं होती ना, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। समझ में आ गया। 90% चीजें नोट्स में होना चाहिए, 10% चीजें एनसीईआरटी में होना चाहिए। समझ में आ गया। तभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन करेगा। अदरवाइज आपने सब कुछ नोट्स का उसमें लिख दिया तो आप आखिरी में अननेसेसरी बायो में टाइम खराब करोगे। समझ में आ गया। और इसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फिर बोलोगे कि रैंक नहीं आती है, ये नहीं आता है। उसका रीजन है, देखो सिलेक्ट होने का सीधा सा फंडा है, आपको बायो को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट लाना है, तभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दे सकते हो। समझ में आ गया। तभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हो और कम टाइम में आप परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, आप यदि ये सोच रखा है भैया 1 साल तैयारी में होगा नहीं, हमको 4 साल चलाना है, तो फिर करो, कूदो पूरा का पूरा। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं तो ये जानता हूं कि भाई 200 नंबर से जो 650 क्रॉस कर जाए 1 साल में, 2-3 साल में नहीं, समझ में आ गया, वो असली स्टूडेंट है। क्लियर हो गया। और उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। क्लियर है। चलो जरा अब आप मुझे बताना, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड इन शेप। वेरियस शेप के होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। देयर वॉल आर थिन वॉल, ये भी हम देख चुके हैं। अरे पापा को बताओ, मम्मी को बताई देते हैं, मम्मी को बताओ, पापा को बताई देते हैं। एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से। अरे किससे बने होंगे, सेल्यूलोज से। तो देखो एक वर्ड हमने यहां पर सर्कल कर लिया, क्यों सेल्यूलोज से, भैया प्लांट सेल तो सेल्यूलोज से ही बने होते हैं, सेल वॉल सेल्यूलोज से ही होती है। They may either be closely packed or have a small intercellular space, ये भी हम पढ़ चुके हैं। The parenchyma perform various function like photosynthesis, preparation of food, storage, secretion, याद है ना, secretion of oil, resin and tannin। तो सभी को ये कलर अच्छे से दिखाई तो दे रहा है ना, बताओ जरा, बढ़िया से सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अरे बन जाएगा, आप बताओ जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया। चलो इसमें देखें कौन से कलर को फिल कर दें तो ज्यादा अच्छे से दिखाई दे, जरा एक बार चेक करते हैं। चलो
एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया, इस कलर से भी नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जरा, इससे करके देखें, ग्रीन से दिखाई देगा क्या? चलो ग्रीन से दिखाई देते हैं। ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। ये देखो, या तो बिल्कुल स्पेस नहीं होगा या फिर कैसा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा थोड़ा सा। समझ में आ गया? इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होगा, थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस है। और पहचानने का तरीका ही यही है, यदि इंटरसेलुलर स्पेस है इसका मतलब वो पैरेन्काइमा है। क्लियर हो गया? और यदि उसके बीच बीच में डिपोजिशन आ गया तो वो कॉलेनकाइमा है, और यदि सेल के अंदर डिपोजिशन आ गया तो वो स्क्लेरेनकाइमा है। बन जाएगा, आगे आ जाओ। द कॉलेनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कहां पे प्रेजेंट होता है, बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट। क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस। क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस। भाई सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ, इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन अ पैचेस। होमोजीनियस लेयर का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिम, मतलब बिल्कुल कैसा है, एक जैसा है। जैसे मान लो ये मैं बना दे रहा हूं, दिस इज होमोजीनियस लेयर, ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस लेयर। समझ में आ गया? अब पैचेस बनाना है, ये इस तरीके से पैचेस हो जाएंगे। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज पैचेस। सभी को समझ में आ गया? तो होमोजीनियस लेयर या फिर हम क्या बोल देंगे, पैचेस। तो बन जाएगा, बताओ जरा, एक बार फिर से बना के बता दूं। देखो जरा, होमोजीनियस लेयर और पैचेस का मतलब क्या होता है। देखो ऐसे बना दे रहा हूं, ये होमोजीनियस लेयर हमने बना दी। क्या बना दी, होमोजीनियस लेयर बना दी। यहां पर भी बना देता हूं, क्या बना दी मैंने, दिस इज होमोजीनियस लेयर। पैचेस का मतलब टुकड़ों में। समझ में आ गया? किस में प्रेजेंट होगा, टुकड़ों में। ये हमने ऐसे टुकड़ों में बना दिया, तो आपको समझ में आ गया। तो एक पॉइंट हमने यहां पर ऐड कर लिया। बताओ जरा कौन सा पॉइंट ऐड कर लिया, या तो ये होमोजीनियस लेयर में होंगे या तो ये पैचेस में होंगे। क्लियर है? होमोजीनियस लेयर और इनर पैचेस। It consists of cells which are much thickened at the corner due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. तो याद रहेगा, cellulose, hemicellulose and pectin. डिपोजिशन किस किस का हो जाएगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। क्लियर है? कॉलेनकाइमेटस सेल में बी ओवल। देखो मेरा तरीका, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाई करता था, मैं 60% चीजें नोट्स में कराता था, 40% एनसीईआरटी। समझ में आ गया? और बहुत जल्दी सिलेबस होता था, और फिर एग्जाम के पहले मैं कम से कम 10 टाइम्स रिवीजन करा देता था, जिससे हर स्टूडेंट फुल में से फुल मार्क्स लाता था। ये रिकॉर्ड रहा है। समझ में आ गया? हमेशा होता था। इसका मेजर रीजन क्या होता था, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि यदि अभी देखो मैंने उसको 60% से 30% और बढ़ा दिया, 90% पे कर दिया, अदरवाइज आप बोलने लगते हो सर एनसीईआरटी की ये लाइन छोड़ दी, एनसीईआरटी की ये लाइन छोड़ दी, जबकि तरीका ही यही है। समझ में आ गया? सबसे बेस्ट तरीका होता है आप नोट्स में केवल वही कराओ जो समझने वाली चीजें, और जो भी जरा सी भी ट्विस्टिंग वाली चीजें उसको एनसीईआरटी में सर्कल कराओ, तो नोट्स भी जल्दी खत्म होगा, एनसीईआरटी भी जल्दी खत्म होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलो। अब मुझे बताना, कॉलेनकाइमेटस सेल में भी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनमें ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अरे भैया, कॉलेज अलग अलग होते हैं, सेल भी इसके अलग अलग होते हैं, और कॉलेज में हर चीज बन जाती है, तो खाना कौन सी बड़ी चीज है। These cells assimilate food when they contain chloroplast. Intercellular space are absent. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, कॉलेज में कभी भी आपको खाली स्पेस नहीं मिलेगा, सारे खुपचे फुल मिलेंगे आपको। तो आप मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सारे के सारे जो पार्ट है वो क्या मिलेंगे, पूरे के पूरे फुल मिलेंगे स्पेसेस। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट। कॉलेज कौन जाता है, यंग ही जाते हैं ना, ऑफ द प्लांट, सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। समझ में आ गया? पेटियोल ऑफ द लीफ आप मुझे बताओ कैसा होगा, उसमें कॉलेनकाइमा होगा। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है और यदि वो स्टिफ हुआ तो टूट जाएगा। तो आप मुझे बताओ कहां पर प्रेजेंट होगा, यंग स्टेम पे, एंड पेटियोल ऑफ द लीफ कहां पर प्रेजेंट होगा, पेटियोल ऑफ द लीफ। बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाओ। ये देखो जरा, कोई स्पेस है नहीं। आप देखो जरा, यहां पर ये कॉर्नर पे थिकनिंग है। ये क्या है आप मुझे बताओ, कॉर्नर पे थिकनिंग है। और कॉर्नर पे किसकी थिकनिंग है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो बताओ जरा, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये किसका डिपोजिशन है, आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, और आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, पेक्टिन। क्या हो जाएगा, पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलो आगे आ जाओ। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। याद है ना, स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते थे, डेड।
कैसे होंगे, नैरो होंगे, लॉन्ग होंगे। आप याद करो हमने इस तरीके से बनाए थे, याद है ना। अब आप मुझे बताओ ये नैरो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है, बन जाएगा नैरो विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। क्लियर हो गया। पिट्स क्या होता है, जहां पर केवल प्राइमरी सेल वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, पिट्स। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इसमें आप मुझे बताओ डेड होते हैं, क्यों डेड होते हैं, यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्या बनेगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन। आप देख लेना जहां जहां AR लिख रहा हूं उसके अलावा आपको कहीं से AR नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया। Assertion reason usually dead and without protoplast on the basis of variation in form, structure, origin and development। इस बात को समझना। Sclerenchyma may be either fiber or sclerid। फाइबर लंबे से होते हैं, स्क्लेरिड स्फेरिकल, या फिर कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल। The fibers are thick walled, elongated and pointed cell generally occurring in a groups। आप मुझे बताओ इस तरीके से होते हैं ना फाइबर्स, हमने बना के देखा था, याद करो जरा। In various part of the plant, the sclerids are spherical। sclerids कैसे हो जाएंगे, spherical। spherical oval एक ही चीज है, and cylindrical, highly thickened dead cell with very। ये देखो जरा, आप मुझे बताओ ये कैसे, आप मुझे बताओ लॉन्ग, इलोंगेटेड, मतलब ऐसा लग रहा है ना खींच दिया, लॉन्ग, इलोंगेटेड। ये क्या प्रेजेंट है, दीज आर पिट्स। ये क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा। ये जो यहां पर है ना, दीज आर पिट्स। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, पिट्स। आप मुझे बताओ यहां पर ये क्या है, पिट्स है। तो देखो दोनों में क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है। फिर आप मुझे बताना थिकनिंग ऑफ वॉल है, किसका डिपोजिशन है, आप मुझे बताओ जरा, किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का। बन जाएगा, आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। नैरो कैविटीज ल्यूमेन, दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। किसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट वॉल में। मैंने आपको क्या बोला था, एक कॉमन चीज बोल दी थी, जहां भी हार्डनेस आ जाए वहां ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सैपोटा बताया था। गुआवा, पियर, सैपोटा। सैपोटा मतलब चीकू। सैपोटा का मतलब आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, चीकू। बताओ जल्दी से, सैपोटा का मतलब क्या हो जाएगा, चीकू। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, जैसे आपने देखा होगा कई सारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी सीड काफी हार्ड होती है, तो किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से होती है। लीव्स ऑफ टी, बन जाएगा सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। आपको केवल ये ध्यान करना है कि यार ये हार्ड था या सॉफ्ट था, ये कैसा था, हार्ड था। तो हार्ड है इसका मतलब स्क्लेरेनकाइमा, समझ में आ गया। और कॉलिनकाइमा कहां पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो कोई भी फालतू चीज में यदि डिपोजिशन पूछ लिया जाए तो हमेशा हार्डनेस की वजह से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्क्लेरेनकाइमा बन जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, तो बन जाएगा सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। क्लियर है, सभी को समझ में आया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बताओ। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। क्लियर है। Xylem and phloem constitute the complex tissue in plant. Xylem function as a conducting tissue for water and minerals from root to stem and leaf. It also provide mechanical strength to plant part. ये क्या प्रोवाइड करता है, also वर्ड आ गया, बट इसका मतलब ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। भाई पाइप है तो घर में पाइप जा रहा है तो पाइप सपोर्ट भी कर देता है ना। कई बार पता चले कोई चीज पाइप से, दीवार है, पता चले दीवार कमजोर हो गई लेकिन पाइप है, पाइप के सहारे खड़ा हुआ है, होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो ये सभी को समझ में आ गया, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम। आपको मालूम है ट्रैकेट्स are elongated or tube-like cell, elongated or tube-like cell with thick and lignified walls and tapering end। ये देखो जरा, टेपरिंग एंड, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, समझ में आ गया। ये पूरा हमने बनाया हुआ था ना इस तरीके से, इसमें हम डिपोजिशन करा देते हैं। ये देखो डिपोजिशन करा दिया। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। केवल इसमें डिपोजिशन हमने करा दिया, चलो इसमें डिपोजिशन नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताओ जरा, ये सभी को अच्छे से बन जाएगा। हमने डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर देखा था, याद है ना। एंड टेपरिंग, टेपरिंग मतलब ऐसे चपटे एंड। क्लियर है। These are dead and without protoplast. Reason due to deposition of lignin. The inner layer of the cell wall have thickening which form vary in form. In flowering plants, tracheids and vessel are the main water transporting element। बन जाएगा। Vessel is the long. Flowering plants का मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? They are talking about angiosperm। ये किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की। ट्रैकेट्स एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। वेसल इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वहां पर वो नैरो था, ये सिलेंड्रिकल है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल कॉल्ड वेसल मेंबर्स।
मैनी सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा। वेसल मेंबर्स, आप याद करो, ट्यूब के ऊपर ट्यूब के ऊपर ट्यूब मैंने जोड़ा था, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेसल मेंबर्स। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। क्लियर है? इसकी सेंट्रल कैविटी कैसी होती है, लार्ज। तभी तो आप मुझे बताओ इसकी जो मतलब एफिशिएंसी होती है वाटर ट्रांसपोर्ट की वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ जरा यहां पर रीजन क्या हो जाता है, उसकी कैविटी ज्यादा बड़ी है। क्लियर है? The vessel cells are also devoid मतलब absent. Vessel members are interconnected through perforation. मिल गया? Perforation इंपॉर्टेंट है, याद है मैंने आपको बोला था perforation in their common wall. The presence of vessel is a characteristic feature of angiosperm. सभी को मालूम है एंजियो का मतलब ही वेसल होता है। Xylem fibers are highly thickened wall. Why highly thickened wall? यहां से assertion reason बनेगा due to deposition of lignin and obliterated central lumen. Obliterated का मतलब होता है खत्म, नहीं है, नील। समझ में आ गया? बिल्कुल ना के बराबर है, उसको हम बोल देते हैं ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। दिस में आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। समझ में आ गया? सेप्टेट का मतलब हम उसको पार्टीशन कर देते हैं या फिर पार्टीशन नहीं करते, कई बार उसमें ऐसे पार्टीशन हो जाते हैं। तो ये वर्ड आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी सेप्टेट और ये एसेप्टेट हो सकते हैं। एक ही वर्ड हमने इसमें देखा, सभी को समझ में आ गया, तो इसको आप सर्कल करोगे। क्लियर हो गया? जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग and thin wall and their cell wall are made up of cellulose. हमेशा आपको मालूम है कोई भी पैरेन्काइमा जो सेल्यूलोज से बना हुआ है। They store food material in the form of starch or fat and other substrate like tannin. Clear हो गया? The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous. हमने वहीं पे पढ़ लिया था, याद करो, रे पैरेन्काइमा। तो रेडियल कंडक्शन कौन कराता है, जाइलम पैरेन्काइमा। समझ में आ गया? देखो, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमा। अरे याद करो, मैंने बोला था ना डिस्ट्रीब्यूशन कराने का काम करेंगे, तो ये सभी को बन जाएगा अच्छे से। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, सीधे स्टेटमेंट आ सकता है, याद रखना यहां से, ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमा। कौन सा पैरेन्काइमा हो जाएगा, रे पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया? आगे जाओ। प्राइमरी फ्लोएम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पतले जाइलम, मोटे जाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, पतले वाले जाइलम, एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम, मोटे वाले। पतले से ही उसमें डिपोजिशन होता जाता है, एक बच्चा पैदा हुआ, ठूस ठूस के मोटा हो गया, मेटाजाइलम बन गया। पैदा हुआ प्रोटोजाइलम है, ठूस के मोटा हो गया, क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम हो जाएगा। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। प्रोटोजाइलम, आप मुझे बताओ, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंडार्च कंडीशन। बट रूट में कैसा हो जाता है, बताओ जरा, उल्टा। प्रोटोजाइलम प्रेजेंटेड पेरीफेरी इन केस ऑफ रूट्स। देखो, लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज एंडार्च। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, जिसको हमने एक्सार्च बोला था, हमको ध्यान पतले पे देना है, मोटे पे नहीं देना। क्लियर हो गया? And metaxylem lies towards the center. Such arrangement of primary xylem is called as exarch. Phloem transport food material usually from leaves to other part of the plant. Clear है? Phloem in angiosperm is composed of sieve tube element, companion cell and phloem parenchyma. Clear है? ये देखो जरा, अब आप जरा ध्यान से देखना, ये ट्रैकिट्स हैं, दीज आर द ट्रैकिट्स। क्लियर हो गया? और ये आप मुझे बताओ जरा, किसका डिपोजिशन दिख रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन है। यहां पर रिंग्स जैसा बना हुआ है ना, तो इनको हम बोल देते हैं एन्युलर टाइप ऑफ थिकनिंग, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इसको पिटेट टाइप ऑफ थिकनिंग बोल देते हैं, इसको एन्युलर टाइप ऑफ थिकनिंग बोल देते हैं। कि लिग्निन का डिपोजिशन अलग अलग टाइप का होता है। अरे आपने घर में पेंट देखा होगा, आजकल अलग अलग टाइप का पेंट होता है ना, ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं। यदि वो हो गया तो इस तरीके से हो गया, और यदि ऐसे गोल 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 सर्कल यदि बना दिया तो वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, इस तरीके से हो गया। तो ये दोनों में ही किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का, पिटेट, एन्युलर। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगी, वेसल्स। और वेसल्स में ये जो बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज परफोरेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज परफोरेशन। अरे क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज परफोरेशन बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, परफोरेशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, यहां पर देखो सीव पोर है, इसी को हम सीव प्लेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सीव प्लेट बोल देते हैं। देखो इसमें ये क्या है, सीव ट्यूब है, ये क्या है, सीव पोर है। अगेन आप देखो, और इसके बगल में आप देखो जिसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लॉन्ग और इलोंगेटेड दिखाई दे रहे हैं, यही क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, पैरेन्काइमा। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, पैरेन्काइमेटस सेल हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, कंपेनियन सेल। दीज आर कंपेनियन सेल, याद रखना, दीज आर कंपेनियन सेल। समझ में आ गया? ये भी पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं।
क्लियर है? ये भी पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, कंपेनियन सेल, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये अलग से जो दिए हुए हैं ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, याद रखना ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये कंपेनियन सेल है, और कंपेनियन सेल भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है। बट यदि डायग्राम ऐसे बनाने के लिए आ गया तो आप पहचान लोगे कि कंपेनियन सेल कौन सा है और पैरेन्काइमा कौन सा है, बन जाएगा। एक बार डायग्राम बना के बता दूं, चलो आपको बना के बता देता हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो यहां पर मैंने इस तरीके से बना दिया, ये हमने ऐसे पोर्स बना दिए, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर सीव पोर्स। क्या बोलेंगे हम इनको, सीव पोर्स बोलेंगे। इसके बाद आप मुझे बताना, यहां पर मैंने इस तरीके से सेल बना दिए, क्या बना दिए, इस तरीके से मैंने ऐसे सेल बना दिए। क्लियर हो गया? तो ये जो सेल मैंने बना दिया जिसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बताओ जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कंपेनियन सेल। कैसा है, लॉन्ग इलोंगेटेड विथ न्यूक्लियस। तो बताओ इसका हम नाम लिख दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, बता दो जरा जल्दी से, कंपेनियन सेल। अरे क्या नाम हो जाएगा, कंपेनियन। कंपेनियन मतलब साथी, ये क्या है, दिस इज कंपेनियन सेल। अरे बताओ जल्दी से, फिर से लिख दूं, फिर से एक बार लिख देता हूं, आप मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, कंपेनियन सेल। क्या नाम हो जाएगा, कंपेनियन सेल। क्या नाम हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, कंपेनियन सेल। सभी को बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपेनियन सेल। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताना, इसके अलावा कुछ सेल यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ये आप मुझे बताओ ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी दीज आर कॉल्ड एज फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आप पहचान लोगे, बताओ जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, दीज आर फ्लोएम पैरेन्काइमा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बता दो। इनको हम क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये कंपेनियन सेल कैसे, आप मुझे बताओ, दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड विथ न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है इसमें, विथ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या करते हैं आप मुझे बताओ जरा, इसको एटीपी प्रोवाइड करते हैं, इसके प्रेशर को मेंटेन करते हैं। क्लियर हो गया? तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बता दो जल्दी से, आगे बढ़ जाए। चलो जरा, अब आप मुझे बताना, जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल, और क्या होते हैं इसमें, सीव सेल। एल्ब्यूमिनस सेल, सीव सेल। पहले जिम्नोस्पर्म आते हैं, बाद में एंजियोस्पर्म आते हैं। पहले आप मुझे बताओ, ए आता है, बाद में सी आता है। कितना सिंपल है, जिम्नोस्पर्म के साथ में एल्ब्यूमिनस सेल आएंगे, और आप मुझे बताओ एंजियोस्पर्म के साथ में कंपेनियन सेल आएंगे। बन जाएगा? चलो अब आप मुझे बताओ, दे लाइक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। इनमें सीव ट्यूब नहीं होता। सीव ट्यूब एलिमेंट आर ऑल्सो लॉन्ग tube-like structure arranged longitudinally and are associated with companion cell। याद रखना, यदि कभी भी, एक बार एम्स में क्वेश्चन उन्होंने उलझाया था, सीव एलिमेंट बोल दिया, इसका मतलब वो दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीव ट्यूब एलिमेंट बोल दिया, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझना। आप मुझे बताओ, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यदि मान लो उसने बोल दिया सीव एलिमेंट, क्या बोल दिया, आप मुझे बताओ जरा, सीव एलिमेंट बोल दिया, तो इसका मतलब ये जनरलाइज बात कर रहे हैं। सीव एलिमेंट के अंदर दो चीजें होती है, सीव सेल, और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट। अरे बन जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट। तो याद रखना, सीव ट्यूब बोल दिया या सीव ट्यूब एलिमेंट बोल दिया, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म। ये किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, दे आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म। अरे बन जाएगा। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, यदि उन्होंने सीव सेल बोल दिया तो दे आर टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म। ये किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, दे आर टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म। बन जाएगा? पूरा क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये किसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, बताओ जरा जल्दी से, एसोसिएटेड विथ एल्ब्यूमिनस सेल। क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएंगे, दे आर एसोसिएटेड विथ एल्ब्यूमिनस सेल। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ, ये यहां पर किससे एसोसिएटेड होंगे, एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल। समझ में आ गया? किससे एसोसिएटेड होंगे, आप मुझे बताइए जरा, कंपेनियन सेल। अरे बन जाएगा, एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बताओ। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब,
हम किसकी बात कर रहे हैं? द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। मालूम है द कंपेनियन सेल्स आर, मिल गया ना, स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल मिल गया, तो सभी को समझ में आ गया, दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल। क्लियर हो गया? which are closely associated with sieve tube element. The sieve tube element and companion cell are connected by pit field. मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, are pit field present between their common longitudinal valve, ये भी हमने लिखा है। देखो जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा कि सर एक आधा वर्ड आपने नोट्स में छोड़ दिया था, ये छोड़ दिया था, बेटा मैंने वो चीजें नोट्स में कराई हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा। याद रखना 95% क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं, उन्हीं को कराया है। क्यों? लास्ट में आप हर चीज नहीं कर पाओगे, लेकिन नोट्स को आपने बेस बनाया, आप मल्टीपल टाइम्स कर डालोगे तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और कम टाइम में आएंगे। समझ में आ गया? कोई आपको फालतू की मल्टीपल चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। याद रखना, फिर सिलेक्शन एक चांस फैक्टर बन जाएगा, हो गया तो ठीक, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये क्लियर हो गया। The companion cells helps in maintaining pressure gradient in the sieve tube. ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं, आगे आ जाओ। Phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cell. Phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cell which have dense cytoplasm and nucleus. क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, phloem parenchyma को आप इस तरीके से समझ सकते हो, कौन से कंपेनियन सेल को ध्यान में रख के बना दो, कैसे है? लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि बहुत काम करना है, इनको कंट्रोल करना है। किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है? सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो ये बन जाएगा and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connection exit between the cell. इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? Through which plasmodesmatal connection exists between the cell. इसका मतलब आपको समझ में आ गया? देखो प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब क्या होता है? हमेशा प्लांट सेल के बीच में क्या होंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। और फ्लोएम पैरेंकाइमा में पिट्स भी होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया, इसको स्टार मार्क कर लो। अब आप यहां पर अलग से देखोगे, पेज जल्दी जल्दी पलटोगे और उसमें दिखेगा स्टार, यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, तो आप उसको देख लोगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ। The phloem parenchyma store food material and other substance. वही जो पैरेंकाइमा का फंक्शन है वो इसका हो जाएगा रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब हम मोनोकॉट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते, समझ में आ गया? मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते मतलब उनमें कॉलेनकाइमा नहीं होता। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप मुझे बताओ, कॉलेज नहीं जाएंगे, कहावत बनी हुई है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अब तो जो कॉलेज में नॉलेज होता है वो आपको पहले ही हो जाता है, 6th क्लास में ही हो जाता है। आप मुझे बताओ, मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते मतलब उनमें कॉलेनकाइमा एब्सेंट है। ठीक है, कॉलेज नहीं जाएंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कैम्बियम भी एब्सेंट होता है। और मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट होते हैं, उनके पापा, फूड खाना खिलाने वाले उनके पापा एब्सेंट होते हैं। तो बताओ जरा, एक स्टेटमेंट बन गया, जो मोनोकॉट्स होते हैं वो कॉलेज नहीं जाते मतलब कॉलेनकाइमा एब्सेंट। समझ में आ गया? मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मतलब कैम्बियम एब्सेंट। और मोनोकॉट को कोई खाना खिलाने वाला नहीं होता मतलब फ्लोएम। फूड मतलब फ्लोएम, और पैरेंकाइमा मतलब उनके पेरेंट्स, तो खाना खिलाने वाले पेरेंट्स नहीं होते। बन जाएगा? सभी को समझ में आ गया? तो यहां पर हम लिख लें, बताओ, बिल्कुल सिंपल सा लिख लें। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इन मोनोकॉट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? इन मोनोकॉट्स। आप मुझे बताओ जरा, इन मोनोकॉट्स हम क्या बोलेंगे? क्या एब्सेंट होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉलेनकाइमा एब्सेंट, कॉलेनकाइमा एब्सेंट। अरे बन जाएगा। कॉलेनकाइमा क्या होते हैं? आप मुझे बताओ। एब्सेंट होते हैं। फिर आप मुझे बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्यों? बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट, बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट। अरे बन जाएगा, बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट। तीसरा आप मुझे बताना जरा, इसमें क्या एब्सेंट होते हैं? फ्लोएम पैरेंकाइमा। क्या एब्सेंट होते हैं आप मुझे बताइए जरा? फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या होते हैं आप मुझे बताइए जरा? एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो सभी को समझ में आ गया, कॉलेनकाइमा एब्सेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है बिकॉज कैम्बियम एब्सेंट।
फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है तो बन जाएगा मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और मोनोकॉट को खाना खिलाने वाले पापा पैरेन्काइमा नहीं होते। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोएम फाइबर, इन्हीं को हम बास्ट फाइबर बोलते हैं। आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। याद रखना कहीं पे भी फाइबर आ जाए हमेशा किसका बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा का। दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये भी हम लिख चुके हैं किसमें एब्सेंट होते हैं? प्राइमरी फ्लोएम में। बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम, हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होते। हो गया पूरा क्लियर? दे आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपेक्स, ये लंबे होते हैं। समझ में आ गया? मच इलोंगेटेड। फ्लोएम फाइबर जाइलम फाइबर के कंपेयर में, जाइलम फाइबर यदि ऐसे हैं तो फ्लोएम फाइबर काफी लंबे होते हैं। समझ में आ गया? ये आप मुझे बताओ ऐसे सेप्टेड भी हो जाते हैं? आप मुझे बताओ ये बिल्कुल कैसे होते हैं? अनब्रांच होते हैं। तो बन जाएगा, बताओ जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। इलोंगेटेड, अनब्रांच, तो इसमें किस वर्ड को आप सर्कल करोगे? अनब्रांच वर्ड को करोगे। और मच वर्ड को सर्कल करोगे। दे आर मच इलोंगेटेड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स। क्लियर हो गया? द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक। कैसी होती है? ये भी क्वाइट थिक होती है। बन जाएगा, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है। यहां से असर्शन रीजन बनेगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। बन जाएगा, आगे आ जाओ। At maturity, these fiber lose their protoplasm and become dead. क्लियर हो गया? तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। जैसे जैसे अब देखो कोई भी सेल पहले, अब आप मुझे बताओ, आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? कोई भी सेल पहले तो मेरिस्टेम होगा, फिर मेरिस्टेम से उसका मैच्योरेशन होगा, तब जाके वो परमानेंट बनेगा ना। तो जैसे ही वो परमानेंट बनेगा यहां पर वो डेड हो जाएगा। लेकिन यदि लिविंग रहता तो या तो पैरेन्काइमा होता या कॉलेन्काइमा होता। बन गया समझ में? लेकिन मैच्योरिटी में डेड हो गया तो स्क्लेरेन्काइमा बन जाएगा। तो यहां पर ये वर्ड सर्कल कर लेना, आपको कंफ्यूज ना करे। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प, समझ में आ गया? यूज कमर्शियली। क्लियर हो गया? द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब। अब देखो जैसे प्राइमरी जाइलम हमने बोला था प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। यहां पर आप मुझे बताओ नैरो सीव ट्यूब हो जाएंगे, वहां ब्रॉड हो जाएंगे। डिपोजिशन की वजह से वो कैसे हो जाएंगे? ब्रॉड हो जाएंगे। बन जाएगा बिगर सीव ट्यूब। क्लियर है? प्रोटोफ्लोएम में आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे? नैरो प्रोटोफ्लोएम, बिगर मेटाफ्लोएम। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा है। बन जाएगा, आगे आ जाओ। अब टिश्यू सिस्टम, we were discussing type of tissue based on the type of cell present. Let us now consider how tissue vary depending on their location in plant body. बिल्कुल अच्छे समझना। Their structure and function would also be dependent on location. ये स्टेटमेंट सीधे पूछा जाएगा, सीधे स्टेटमेंट आ जाएगा। In tissue system, their structure and function would also be dependent on their location. कैसे? अब आप मुझे बताओ, सेंट्रल पे है तो उसको कंडक्ट करना है, बाहर है तो प्रोटेक्ट करना है, बीच में प्रेजेंट है तो सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उनकी लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, क्लियर है? इसको स्टार मार्क कर लो। डिपेंड्स ऑन लोकेशन, किस पे डिपेंड करेंगे? लोकेशन पर। बन जाएगा on the basis of their structure and location there are three type of tissue system. कितने टाइप के हो जाएंगे? three type of tissue system. These are the epidermal tissue system, the ground tissue system, और इसी को हम fundamental tissue system भी बोल देते हैं। ground को ही हम क्या बोल देते हैं? fundamental, and the vascular conducting tissue system। बन जाएगा, आगे आ जाओ। अब epidermal tissue system की बात करते हैं। याद है ना? The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body. अब इसकी लोकेशन बाहर आ गई, मैं उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। लोकेशन बाहर आ गई तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। याद है ना? तीन चीजों से बना था, कल ही पढ़ा है। द ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ट्राइकोम्स का मतलब क्या हो जाता है? रो ऑफ सेल जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। The epidermis is the outermost layer of primary plant body. It is made up of elongated compactly arranged cell which forms a continuous layer. कैसी लेयर बनाती है? continuous layer. It is made up of elongated, ये देखो जरा, ऐसे elongated cell है, ये खींच दिए, elongated compactly arranged। कैसे हो जाएंगे? elongated compactly arranged। अरे रटना नहीं है भैया, समझ में आ गया? रटना नहीं है, रटोगे तो कभी नहीं बनेगी प्लांट एनाटॉमी, और ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया? अरेंज विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। कैसी लेयर बनाती है? कंटिन्यूअस लेयर। ये देखो जरा, इस तरीके से लेयर बनाई थी ना हमने एपिडर्मिस की, याद करो। ये एपिडर्मिस की हमने इस तरीके से लेयर बना दी थी। तो कैसी लेयर बनाते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज है,
कंटिन्यूअस लेयर है। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया था ना यूजुअली कैसे होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। बन जाएगा epidermal cells are parenchymatous with the small amount of cytoplasm lining the cell wall and the large vacuole। क्लियर है? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। एपिडर्मल सेल देखो हर जगह, जब तक कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ना बोला जाए, हर चीज किससे बनी होती है? पैरेनकाइमा से। बन जाएगा? तो आप मुझे बताओ ये किससे बने होते हैं? पैरेनकाइमा से। with small amount of cytoplasm lining the cell wall and large vacuole। why large vacuole? बताओ। बिकॉज दे आर परमानेंट सेल। समझ में आ गया? आप देखो हर चीज को यदि बिल्कुल रटने की कोशिश करोगे कि यार इसमें ऐसा होता है, तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे। सॉरी, और दिमाग नहीं लगा पाओगे तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, जो पैरेनकाइमा होते हैं दे आर परमानेंट। और याद करो परमानेंट सेल क्या होते हैं? वीआईपी। परमानेंट सेल क्या कैसे होते हैं? वीआईपी। वैक्यूल होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, प्लास्टिड होता है। बन जाएगा? The outside of the epidermis is often covered with the waxy thick layer। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है thick layer। waxy thick layer called as the cuticle which prevent the loss of water। cuticle is absent in root। आप मुझे बताओ cuticle किस में absent होती है? रूट में। इंपॉर्टेंट वर्ड है thick। चाहो तो इसको ऐसे ऐसे भी कर लेना। समझ में आ गया? ऐसे भी कर लेना। एक जगह एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड देखो स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। Stomata are structure present in the epidermis of leaf and stem। अभी आगे आ जाएगा। क्लियर हो गया? Stomata regulate the process of transpiration। बचपन से पढ़ते आए। and gaseous exchange। each stomata is composed of two bean shaped cell called as guard cell। कल बताया था। which includes stomatal pore। in grasses the guard cell are dumbbell shaped। कल हमने पढ़ा था। the outer wall of the guard cell away from the stomatal pore are thin and the inner wall towards the stomatal pore are highly thick। मैंने आपको बताया था कि अंदर वाली कैसी है? थिक। बाहर वाली कैसी है? थिन। इससे क्या फायदा होगा? देखो जैसे इसमें पानी आएगा तो जो थिन सरफेस है वो तुरंत बाहर की तरफ जाएगी, और बाहर की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगी? रेडियल फाइबर की मदद से उसको खींचेगी। क्लियर हो गया? क्या करेगी? उसको खींचेगी इनर वॉल को, जिससे पोर क्या हो जाएंगे? ओपन। बन जाएगा? The guard cell possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। तो देखो गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कल मैंने आपको बता दिया था। Sometimes a few epidermal cell in the vicinity of guard cell। देखो vicinity मतलब बगल में। Sometimes a few epidermal cell। क्लियर है? ये कौन से है? एपिडर्मल सेल ही है, क्योंकि एपिडर्मल का स्ट्रक्चर है। of the guard cell become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cell। क्या बोल देंगे इसको? subsidiary cell। The stomatal aperture, guard cell and the surrounding subsidiary cell are together called as stomatal apparatus। क्या बोल देंगे? apparatus। क्या बोल देंगे इसको? stomatal apparatus। सब कुछ मिला के यदि बोल दिया, जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया, आप देखो ऐसे मान लो मैंने बनाया, सबसे पहले इसको ऐसे थिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। इसको थिक कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया? ऐसे थिक कर दिया। अरे समझ में आया? बन जाएगा इस तरीके से। तो ये अपर्चर हो गया, ये गार्ड सेल हो गए, और आप मुझे बताओ ये कौन से सेल हो जाएंगे? दीज आर सब्सिडियरी सेल। इन तीनों को मिला के आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटल। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ? स्टोमेटल एपरेटस। बन जाएगा? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? बता दो, आगे आ जाओ। क्लियर है? देखो एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस के बाद सब्सिडरी सेल। याद रखना सब्सिडरी सेल भी एपिडर्मस सेल होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? गार्ड सेल में प्रेजेंट है। फिर स्टोमेटल अपर्चर हो गया। तो ये पूरा क्लियर हो गया। यहां पर कैसे आप मुझे बताओ? बीन शेप है। ये कैसे हैं? बीन शेप है। ये सब्सिडरी सेल है। बन जाएगा? आगे आ जाओ। The cells of epidermis bear number of hairs। The root hairs are unicellular elongation of epidermal cell and help absorb water and mineral from the soil। कल बताया था। On the stem, the epidermal cells are called as trichome। Why it is called as trichome? Because they are multicelled। The trichomes in the shoot system are usually multicellular। मिल गया?
दे में भी ब्रांच और अनब्रांच, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। देखो मल्टी सेल्डी ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं। दे में इवन भी सिक्रेटरी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी क्या करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं जिससे इंसेक्ट वगैरह से प्रोटेक्शन हो जाए। क्लियर हो गया, ये कैसे होते हैं, सिक्रेटरी भी हो जाते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, क्यों, क्योंकि इसमें डिपोजिशन है, क्यूटिकल का डिपोजिशन है, समझ में आ गया। और ये सिक्रीशन करते हैं जिससे कोई भी इंसेक्ट वगैरह इसको खाए ना। क्लियर हो गया, तो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो अब जब आप जैसे इस पेज को देखोगे, आपने पूरे नोट्स अच्छे से कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो पहले कॉन्फिडेंस लाना है सिलेक्शन का, समझ में आ गया, उसके बाद रैंक का। क्लियर है, पहले आपको सिलेक्शन श्योर करना है, उसके बाद आपको रैंक पे जाना है। क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल स्ट्रक्चर, वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, बन जाएगा ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। कल बताया था ना, अंदर वाला पार्ट वेस्कुलर बंडल, बाहर वाला एपिडर्मिस, तो बीच का सारा स्पेस ग्राउंड टिश्यू। क्लियर है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज पढ़ेंगे। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, क्या होते हैं सब अभी हम पढ़ने वाले, एंड प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। इन लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल एंड इज कॉल्ड एज मीजोफिल। इसके बारे में तो हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आ गया। अलग अलग टाइप के मीजोफिल होते हैं, पैलिसेड भी होते हैं, स्पंजी भी होते हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इसके बारे में। क्लियर हो गया, तो अननेसेसरी यहां पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। In dicotyledonous stem, cambium is present between phloem and xylem. Such vascular bundle, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem, and hence are called as open vascular bundle. इनको हम क्या बोल देते हैं, open vascular bundle, कल पढ़ा था। In monocot, the vascular bundle have no cambium present in them. Hence, since they do not form secondary tissue, they are referred to as a close. सब आपको रीजन समझ में आ गया। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii are arranged as radial। यदि ये कैसे अल्टरनेट प्रेजेंट है, जाइलम अंदर प्रेजेंट है, बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, इसको हम अल्टरनेट मैनर बोल देते हैं, जाइलम फ्लोएम। तो इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ, रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल का मतलब डिफरेंट रेडियस, रेडियल का मतलब डिफरेंट रेडियस बन जाएगा। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम और फ्लोएम आर जॉइंट situated along the same radius of the, देखो इसमें मिल गया ना सेम रेडियस, तो कंजॉइंट में आप मुझे बताओ क्या मिलेगा, सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। Such vascular bundle are common stem and leaf, इसको हम commonly shoot बोलते हैं। The conjoined vascular bundle usually have the phloem located only on the outer side of the xylem। याद रखना हमेशा phloem पेरीफेरी पर होता है। आगे आ जाओ, अब देखो इसमें डिफरेंट रेडियस है, ये जाइलम हो गया। अब कैसे पहचानेंगे, आप देखो एक तो तरीका ये हो गया कि आप मुझे बताओ ये पतले वाले बाहर की तरफ है तो ये रूट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा आप मुझे बताओ जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे है तो ये रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये देखो फ्लोएम बाहर की तरफ है। अब देखो ये दोनों जुड़ गए, फ्लोएम एंड जाइलम, इनके बीच में आ गया कैम्बियम। दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहलाएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप क्या करोगे, पहले एक बार आप जल्दी से ये एनसीईआरटी को पलट लो जितना अभी हमने किया है। 5 मिनट का यहां पर ब्रेक ले लो, ब्रेक जरूर लेना क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। समझ में आ गया, इजीएस्ट टॉपिक बच्चों को जो सबसे डिफिकल्ट लगता है आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, आपको दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम तक। समझ में आ गया, बिल्कुल एग्जाम तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को समझ में आ गया तो 5 मिनट का आप यहां पर ब्रेक बिल्कुल ले लो। क्लियर है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो